हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। रिएक्शन मैकेनिज्म 1 टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ा था। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हमें स्टार्ट करना है दैट इज SN2TH रिएक्शन। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि SN2TH रिएक्शन का मतलब क्या है। S का मीनिंग क्या है? सब्स्टिट्यूशन। N का मीनिंग क्या है? न्यूक्लियोफिलिक। रिएक्शन टाइप कैसा? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरीके से होता है कि एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे अटैकिंग स्पीशीज अटैक करता है, तो अटैकिंग स्पीशीज खुद तो अटैच हो जाता है और एक लिविंग ग्रुप लीव करता है। यहां पर अटैकिंग स्पीशीज क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। SN का मतलब हमें समझ में आ गया। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? 2 का मतलब क्या है कि ये रिएक्शन बाइमोलिकुलर है। यहां पर दो मॉलिक्यूल्स का पार्टिसिपेशन है। तो दो मॉलिक्यूल्स का पार्टिसिपेशन है, ये हमें कब पता चलेगा? जब रिएक्शन का मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म में RDS स्टेप देखना पड़ेगा और उस RDS स्टेप से आपको पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन बाइमोलिकुलर है। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है? TH। TH का मतलब है टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। तो ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है, इस रिएक्शन में जैसे ही अटैकिंग रिएजेंट सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा तो एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा और ये इंटरमीडिएट कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। कब पता चलेगा? मैकेनिज्म डिस्कस करने के बाद। SN2TH रिएक्शन का मीनिंग हमें समझ में आ गया। क्या बोलेंगे इसको? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, या और क्या बोल सकते हैं? बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या नोटिस करना है कि SN2TH रिएक्शन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। तो क्या लिखा हुआ है? इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड से बनने वाले कंपाउंड क्या बोलते हैं? उन्हें कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव बोलते हैं। इन सभी कंपाउंड में SN2TH रिएक्शन मोस्ट कॉमन होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव बेसिकली क्या क्या हो सकते हैं? जैसे मान लो कि एसिड हैलाइड हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, एस्टर हो गया, अमाइड हो गया। इन सभी कंपाउंड्स में और कार्बोक्सिलिक एसिड में SN2TH रिएक्शन मोस्ट कॉमन होगा। तो जैसे ही ये कंपाउंड आपको मिले और अटैकिंग स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल मिले तो अपने आप ही ये स्ट्राइक करना चाहिए कि SN2TH रिएक्शन करवाना है और SN2TH रिएक्शन का मैकेनिज्म फॉलो करते हुए प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन का जनरल जो भी रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है ये हमें देखना है। तो जनरल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे अटैकिंग स्पीशीज अटैक करता है और इसके बाद सीधा हमें प्रोडक्ट बनाना है। फिलहाल मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करना है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल किस तरीके से बना रखा है? RC डबल बॉन्ड O L। RC डबल बॉन्ड O दैट मींस असाइल ग्रुप बोलते हैं इसको। RC डबल बॉन्ड O को असाइल ग्रुप बोलते हैं। ये हमने IUPAC नेमिंग में भी पढ़ा हुआ है। RC डबल बॉन्ड O से एक लिविंग ग्रुप अटैच कर रखा है। लिविंग ग्रुप अटैच करना ही होगा क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। RC डबल बॉन्ड O और इससे L अटैच्ड है। अटैकिंग स्पीशीज आपको क्या मिलेगा? रिएजेंट से न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पे। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच्ड है। ऑक्सीजन का कौन सा इफेक्ट लगता है? -I। कार्बन के ऊपर एक पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर अटैक करेगा। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो गया। बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है तो बॉन्ड ब्रेकिंग भी होगा ताकि कार्बन का 4 वैलेंसी मेंटेन रहे। न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से अटैच हो गया, लिविंग ग्रुप यहां से लीव करेगा और लिविंग ग्रुप इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर लीव करेगा। इसीलिए लिविंग ग्रुप के ऊपर चार्ज कैसा आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया और फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिल गया? RC डबल बॉन्ड O और इससे क्या अटैच करना पड़ा? न्यूक्लियोफाइल। तो इस कंप्लीट रिएक्शन को नोटिस कीजिए, जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल था इसमें से लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करके न्यूक्लियोफाइल लग गया। इसीलिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अटैक किसका हुआ? न्यूक्लियोफाइल का। इसीलिए पूरी कंप्लीट रिएक्शन का नाम क्या हो गया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन के लिए एक पॉइंट और नोटिस करो, ये रिएक्शन रिवर्सिबल दे रखा है। रिवर्सिबल है इसका मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम t के बाद इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा और जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा। तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने से पहले रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट का यील्ड कितना है या रिएक्शन कितना % कंप्लीट हो गया, ये कहां से पता चलेगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K से। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K का वैल्यू जितना ज्यादा होगा रिएक्शन उतना ही ज्यादा कंप्लीट होगा और प्रोडक्ट का यील्ड उतना ही ज्यादा मिलेगा। और हम क्या बता सकते हैं? इक्विलिब्रियम रिएक्शन है तो क्या ऐसी कंडीशंस मेंटेन करें
क्या ऐसी कंडीशंस मेंटेन करें ताकि हमें प्रोडक्ट का यील्ड ज्यादा मिले। ली चैटलियर प्रिंसिपल भी हमने पढ़ा हुआ है, और ली चैटलियर प्रिंसिपल को यूज करते हुए कुछ रिएक्शन कंडीशंस हम ऐसी जनरेट कर सकते हैं जिससे कि प्रोडक्ट का यील्ड इस रिवर्सिबल रिएक्शन में ज्यादा मिले। ये सारे पॉइंट हमने SN2TH रिएक्शन के लिए नोट कर लिए। सबसे पहले तो क्या नोट किया कि SN2TH रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है, कौन से कंपाउंड्स का ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, और जनरल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन क्या है। एक पॉइंट और क्या मिला कि ये जो जनरल रिएक्शन है, ये SN2TH रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो यहां पे प्रोडक्ट का यील्ड कितना होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू पे। एक पॉइंट और देखना, यहां पे जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल दे रखा है, इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में RC डबल बॉन्ड O लगा रखा है। RC डबल बॉन्ड O को क्या बोलते हैं हम, असाइल ग्रुप। तो असाइल ग्रुप में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, इसीलिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन को और क्या बोल सकते हैं, असाइल सब्स्टिट्यूशन भी बोला जा सकता है। ठीक है, अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हम डिस्कस करते हैं। तो मैकेनिज्म डिस्कस करने के लिए वापस से सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बनाया RC डबल बॉन्ड O, और इससे क्या अटैच्ड है, लीविंग ग्रुप L। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा। अटैकिंग रिएजेंट से अटैकिंग स्पीशीज क्या मिल रहा है हमें, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, और इस पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम पे शिफ्ट हो गए। तो अगला स्पीशीज आपको क्या मिलेगा, कार्बन से क्या क्या अटैच्ड है, R, न्यूक्लियोफाइल L, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, माइनस चार्ज। ये जो स्पीशीज है इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट को ध्यान से देख लो, इस इंटरमीडिएट में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना, sp3 है, इसीलिए इस इंटरमीडिएट को क्या बोला गया, टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट। और हमें ऑलरेडी ये पता था कि SN2TH रिएक्शन में टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट मिलेगा। अगली स्टेप पे ध्यान देना, ऑक्सीजन के ऊपर ये जो नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस से कार्बन के साथ एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अगेन बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ तो बॉन्ड ब्रेकिंग भी होगा। लीविंग ग्रुप इस पर्टिकुलर सिग्मा बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके लीव कर गया, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल गया, RC डबल बॉन्ड O, और कार्बन से क्या कनेक्टेड है, न्यूक्लियोफाइल। लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करके यहां से हटा दिया। तो बेसिकली ये रिएक्शन कितनी स्टेप में कंप्लीट हो रही है, 2 स्टेप में। पहली स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ है, और इंटरमीडिएट क्या है, अपने पास एक तरीके से ऑक्साइड आयन है। ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर वापस से कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, तो लीविंग ग्रुप को लीव करना होगा, ये सेकंड स्टेप हो गया। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आपको ये डिसाइड करना होगा, इस मैकेनिज्म को देख के ये डिसाइड करना होगा कि कौन सा स्टेप RDS है। वैसे तो यहां लिखा हुआ है कि फर्स्ट स्टेप RDS है, लेकिन आपको एक जनरल रूल मैंने बना रखा है कि RDS स्टेप मतलब क्या हो गया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, स्लोएस्ट स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप कौन सा हो सकता है, इसके लिए एक जनरल रूल क्या बताया हुआ है कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में पहली बार जहां पर भी बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग होगा तो सिस्टम कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल। और सिस्टम अनस्टेबल हो रहा है, अनस्टेबिलिटी बढ़ रहा है, इसीलिए ये रिएक्शन पर्टिकुलरली बहुत स्लो होता है। स्लो रिएक्शन ही हमें फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट रिएक्शन में अगर देखा जाए तो न्यूक्लियोफाइल ने जैसे ही अटैक किया, कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। फर्स्ट टाइम यहां पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसीलिए यहां पे इस पर्टिकुलर फर्स्ट स्टेप को क्या बोलेंगे, RDS। और एक तरीके से और नोटिस किया जा सकता है कि कोई भी पर्टिकुलर स्टेप जहां पर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो, उसी को क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। पहली स्टेप में ही इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है। इंटरमीडिएट कैसा है, टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट है। तो फर्स्ट स्टेप कैसा हो गया, RDS। RDS स्टेप आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस रिएक्शन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स RDS स्टेप से ही पता चलेंगे। एक पॉइंट और नोटिस कीजिए यहाँ पे कि RDS स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स का पार्टिसिपेशन है। तो साफ साफ दिख रहा है कि एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड कर रहा है। कितने मॉलिक्यूल्स का पार्टिसिपेशन है, 2 मॉलिक्यूल्स का। इसीलिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, बाइमॉलिक्यूलर। ठीक है, और एक और पॉइंट नोटिस करना है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के बारे में एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा क्या गया है, SNAE रिएक्शन। S का मतलब क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन। N का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, इतना तो हमें पता है। आगे क्या लिखा हुआ, AE। A का मतलब क्या हो गया, एडिशन। E का मतलब क्या हो गया, एलिमिनेशन। मतलब इस पर्टिकुलर रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसा है, एडिशन एलिमिनेशन। तो पहले तो न्यूक्लियोफाइल यहां पे ऐड होगा। RDS स्टेप में देख लो, न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से ऐड हो रहा है, और अगले स्टेप में क्या होना चाहिए, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन किसका होगा, लिविंग ग्रुप का। नेक्स्ट स्टेप में लिविंग ग्रुप एलिमिनेट कर रहा है।
तो बेसिकली इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को हम कोर क्या बोल सकते हैं? SN-AE रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन। ओके, अब आरडीएस स्टेप पे वापस आते हैं और आरडीएस स्टेप से ये फाइंड आउट करना है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो एक पॉइंट हम क्या नोटिस करते हैं? रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो इस रिएक्शन का रिएक्टिविटी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इसके लिए हमें आरडीएस स्टेप देखना पड़ेगा। आरडीएस स्टेप में ध्यान देना है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल ज्यादा अटैक कब कर सकता है? जब न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी या न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। दोनों केसेस में न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक ज्यादा होगा। फर्स्ट फैक्टर तो यही हो गया। सेकंड फैक्टर क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे। इस कार्बन पे जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना ही फास्ट होगा। तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है? इस कार्बन से कौन अटैच्ड है? अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप पे फर्दर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि -M, -Hc और -I, ये तीनों ग्रुप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट करेंगे। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना ही फास्ट होगा। ये दो फैक्टर हो गए। पहला कौन सा हो गया? न्यूक्लियोफाइल। दूसरा कौन सा हो गया? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ऑन असाइल कार्बन। ठीक है, अगला फैक्टर यहाँ पे क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो न्यूक्लियोफाइल तो बेसिकली अटैच हो रहा है और लीविंग ग्रुप लीव कर रहा है। तो लीविंग ग्रुप का लीविंग एबिलिटी जितना बेटर होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। इन तीनों फैक्टर्स को हम नोट कर लेते हैं। रेट ऑफ SN2TH रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फर्स्ट फैक्टर क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो या न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हो, दोनों केसेस में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। सेकेंड फैक्टर क्या है? इस कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जितना ज्यादा होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना ही फास्ट होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा है, इसका मतलब पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जितना अच्छा होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना ही फास्ट होने वाला है। लास्ट फैक्टर क्या है? किस पर्टिकुलर रिएक्शन में आप देखिए लीविंग ग्रुप लीव कर रहा है, तो लीविंग ग्रुप का एबिलिटी जितना बेटर होगा, रेट ऑफ SN2TH रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। तो यहां से क्या लिखा जा सकता है? रेट ऑफ SN2TH रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग ग्रुप एबिलिटी। अब कौन कौन से लीविंग ग्रुप आपको SN2TH रिएक्शन में मिलेंगे? तो इसके लिए वापस से फर्स्ट पॉइंट पे जाना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनके लिए SN2TH रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है। कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है? एक तो एसिड हो गया और एसिड के डेरिवेटिव हो गए। इन सारे कंपाउंड्स को मैं वापस से लिख देता हूं और सभी कंपाउंड्स में जो लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है, इस लीविंग ग्रुप की लीविंग एबिलिटी को देखते हुए आपको यह बताना होगा कि किस पर्टिकुलर कंपाउंड में SN2TH रिएक्शन का रेट फास्ट होगा। तो क्या कंपाउंड था? एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड में लीविंग ग्रुप क्या होगा? क्लोरीन एटम। और क्या था? एसिड एनहाइड्राइड। यहां पर लीविंग ग्रुप क्या होगा? एसिटेट आयन या फिर कार्बोक्सिलेट आयन इसको बोल सकते हैं। अगला कंपाउंड क्या है? एस्टर। यहां पर लीविंग ग्रुप क्या होगा? OR। एसिड में लीविंग ग्रुप क्या होगा? OH। और अमाइड RC डबल बॉन्ड और NH2, यहां पे लीविंग ग्रुप क्या होगा? NH2 ग्रुप। तो जिस भी पर्टिकुलर ग्रुप का लीविंग एबिलिटी बेटर है, वहां पर SN2TH रिएक्शन का रेट फास्ट होगा। तो बताइए पहले में लीविंग ग्रुप कौन है? Cl एटम। तो Cl एटम जैसे ही लीव करेगा, Cl एटम सिग्मा बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके लीव करेगा, तो Cl एटम पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। और ये हमें ऑलरेडी पता है कि लीविंग ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जितना ज्यादा स्टेबल होगा, उतना ही ज्यादा लीविंग ग्रुप एबिलिटी होगा। नेगेटिव चार्ज कहां ज्यादा स्टेबल होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, या फिर बिगर साइज होनी चाहिए एटम की, या फिर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करना चाहिए। यही सारे फैक्टर्स आपको जीओसी से पता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? Cl-, क्योंकि Cl- का जो साइज है बाकी सभी ऑक्सीजन एटम या नाइट्रोजन एटम से बिगर है। Cl- सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए Cl का लीविंग ग्रुप एबिलिटी बेटर होगा। और RCOCl एसिड हैलाइड में SN2TH रिएक्शन का जो रेट है ये फास्टेस्ट होगा। अगला कौन आ गया? कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन में नेगेटिव कहां होगा? ऑक्सीजन के ऊपर, और ये नेगेटिव C डबल बॉन्ड के -M से स्टेबलाइज्ड है। तो नेक्स्ट जो लीविंग ग्रुप है यही बेटर है और इसी में SN2TH रिएक्शन का जो रेट है वो फास्टर होगा। अगला कौन आ गया? OR, OH और NH2।
तो माइनस आई सीरीज हमने पढ़ रखा है। माइनस आई सीरीज में OR, OH और NH2 में सबसे ज्यादा माइनस आई किसका होता है? OR का। उसके बाद किसका होता है? OH का। उसके बाद किसका होता है? NH2 का। माइनस आई का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। जिस भी ग्रुप का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ज्यादा होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। नेगेटिव चार्ज अगर ज्यादा स्टेबल होगा तो लीविंग ग्रुप एबिलिटी उतना ही बेटर होगा। तो यहां से लीविंग ग्रुप बेटर कौन आ गया? OR। उसके बाद कौन आ जाएगा? OH। उसके बाद कौन आ जाएगा? NH2। और इस तरीके से लीविंग ग्रुप एबिलिटी से आप क्या निकाल सकते हो कि कौन से पर्टिकुलर एसिड में या एसिड डेरिवेटिव में SN2TH रिएक्शन का रेट फास्ट होगा। तो सबसे फास्ट कहां पे आ रहा है? एसिड हैलाइड। उसके बाद कहां आ रहा है? एनहाइड्राइड। उसके बाद एस्टर। उसके बाद एसिड। और SN2TH रिएक्शन का मैकेनिज्म हम स्टडी कर चुके हैं और अब हमें इस रिएक्शन के ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि SN2TH रिएक्शन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए मोस्ट कॉमन रिएक्शन है? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। सबसे पहले हम यहाँ पे ये रिएक्शन स्टडी करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव के लिए। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में क्या हो गया? एसिड हैलाइड हो गया, एसिड एनहाइड्राइड हो गया, एस्टर हो गया, अमाइड हो गया। इन सभी डेरिवेटिव्स में SN2TH रिएक्शन के एग्जाम्पल हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले एसिड डेरिवेटिव क्या लिया गया? एसिड हैलाइड। और एसिड हैलाइड की किसी पर्टिकुलर अटैकिंग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवानी है। इस अटैकिंग रिएजेंट से क्या मिलना चाहिए? न्यूक्लियोफाइल। तो हर जगह आप अटैकिंग रिएजेंट को देखो, न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है। न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से अटैच हो जाएगा, लीविंग ग्रुप लीव करेगा और इसी तरीके से फाइनल प्रोडक्ट हमें बनाना है। इसके बाद हम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या चूज कर सकते हैं? एसिड एनहाइड्राइड, अमाइड या फिर एस्टर। एसिड मॉलिक्यूल एसिड डेरिवेटिव हम चेंज करेंगे लेकिन न्यूक्लियोफाइल सेम रखेंगे। तो पहली रिएक्शन आप देखो, एसिड हैलाइड आपको क्या दे रखा है? एसिटिक एसिड का हैलाइड दे रखा है। क्या बोलेंगे इसको? एसिटिल क्लोराइड बोलेंगे। और एसिटिल क्लोराइड का रिएक्शन NH3 अमोनिया के साथ है। नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर है, ये ऐसा न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर अटैक किया, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड वापस से फॉर्म होगा तो लीविंग ग्रुप लीव कर गया। प्रोडक्ट आपको क्या मिला? NH3 प्लस। अभी प्रोडक्ट नहीं मिला है, अभी यहां पे इंटरमीडिएट ही एक तरीके से, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्पीशीज में पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। Cl माइनस नाइट्रोजन से H प्लस को रिमूव कर लेगा तो फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? अमाइड प्लस HCl। और ये अमाइड कैसा है? 1 डिग्री अमाइड, क्योंकि नाइट्रोजन केवल किससे कनेक्टेड है? एक कार्बन से कनेक्टेड है। अगली रिएक्शन प्राइमरी अमाइन के साथ सेम, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ, लीविंग ग्रुप लीव करेगा। तो प्रोडक्ट मिल गया यहां से NH2 प्लस CH3 प्लस Cl माइनस H प्लस को रिमूव करेगा तो फाइनली एक न्यूट्रल प्रोडक्ट मिलेगा। और ये प्रोडक्ट भी बेसिकली क्या है? अमाइड है। नाइट्रोजन दो साइड से कार्बन से कनेक्टेड है तो क्या बोलेंगे इसको? 2 डिग्री अमाइड। सेकेंडरी अमाइन के साथ इसका रिएक्शन होगा, अटैक किया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, लीविंग ग्रुप लीव कर गया तो फाइनली क्या बन गया? NH CH3 होल ट्वाइस प्लस Cl माइनस H प्लस को रिमूव करेगा, C डबल बॉन्ड O, N के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। अभी भी प्रोडक्ट कैसा है? अमाइड है, लेकिन ये अमाइड कैसा है? 3 डिग्री अमाइड है। नाइट्रोजन 3 साइड से कार्बन से कनेक्टेड है तो अमोनिया के साथ रिएक्शन, प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन या फिर सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्शन। प्रोडक्ट आपको क्या मिल रहा है? अमाइड। फर्स्ट केस में 1 डिग्री अमाइड, सेकंड केस में 2 डिग्री अमाइड, थर्ड केस में 3 डिग्री अमाइड। अगली रिएक्शन किसके साथ है? मीथेनॉल, अल्कोहल के साथ। अल्कोहल में ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम के पास लॉन पेयर है, मतलब एज अ न्यूक्लियोफाइल ये बिहेव करेगा। न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे कार्बन पे अटैक किया, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ, लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। तो प्रोडक्ट आपके पास क्या बन गया? O के ऊपर H प्लस है, CH3 है प्लस लीविंग ग्रुप दैट मीन Cl माइनस H प्लस को रिमूव कर लेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 मिथाइल एस्टर। अल्कोहल का रिएक्शन एसिड हैलाइड के साथ करेंगे तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? मिथाइल एस्टर। एक पॉइंट और नोटिस किया जा सकता है यहाँ पे कि एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन है SN2TH और इस रिएक्शन में कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियोफाइल चूज किया गया है। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इस एसिड डेरिवेटिव पे अटैच होता है तो आपको वापस से जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो एसिड डेरिवेटिव ही मिल रहा है, लेकिन डिफरेंट एसिड डेरिवेटिव मिल रहा है। अगली रिएक्शन में क्या है?
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एसिड डेरिवेटिव का रिएक्शन करना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? R माइनस MgX पॉजिटिव। तो R माइनस बेसिकली क्या हो गया? अल्काइल माइनस। अल्काइल माइनस बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है, बहुत अच्छा बेस भी है। एसिड बेस रिएक्शन पहले होता है, लेकिन एसिड बेस रिएक्शन होने के लिए इस पर्टिकुलर कंपाउंड में एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट होना चाहिए। एसिडिक प्रोटॉन अभी नहीं है, तो R माइनस दैट मींस अल्काइल माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, और न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे। CH3 माइनस ने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक किया, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ, लीविंग ग्रुप लीव कर गया। तो प्रोडक्ट यहां से क्या मिल गया? CH3 लगा देता हूं मैं यहां पे, इधर भी पहले से CH3 लगा हुआ है, प्लस Cl माइनस यहां से लीव कर गया। ये प्रोडक्ट को आप नोटिस कीजिए, प्रोडक्ट आपको एक कार्बोनिल कंपाउंड मिला है। कार्बोनिल कंपाउंड में क्या मिला? एसीटोन, कीटोन। तो कीटोन के साथ भी RMgX दैट मींस कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करता है। कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कार्बोनिल कंपाउंड में इसके बाद क्या मिलता है? अल्कोहल मिलता है। लेकिन यहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का केवल कितना मोल दे रखा है? 1 मोल। तो CH3 माइनस यहां पे अटैक करेगा। CH3 माइनस अटैच होने के बाद कीटोन ऐसा प्रोडक्ट मिल गया, और CH3 माइनस दैट मींस कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अब कंज्यूम हो गया। आगे फर्दर कोई भी रिएक्शन नहीं हो सकता, इसका मतलब कोई अल्कोहल यहां पे नहीं मिलेगा। लेकिन अगली रिएक्शन में नोटिस करना, इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सिस में दे रखा है। तो सबसे पहले तो अल्काइल माइनस यहां पे लीविंग ग्रुप को हटा के खुद लग जाएगा। खुद लगने के बाद कार्बोनिल कंपाउंड एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। कार्बोनिल कंपाउंड में क्या हो सकता है? एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। फिलहाल आपको क्या मिला है? कीटोन मिला है। और कार्बोनिल कंपाउंड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फर्दर रिएक्शन करके अल्कोहल तक जा सकता है। लेकिन फर्दर रिएक्शन करने के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के और मोल हमें चाहिए। यहां पे 1 मोल दे रखा था, इसीलिए फर्दर अल्कोहल नहीं मिला। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगली रिएक्शन में एक्सिस में दे रखा है। तो बारी बारी से सारी रिएक्शन हम देखेंगे। CH3 माइनस ने अटैक किया, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ, लीविंग ग्रुप चला गया। तो प्रोडक्ट क्या मिला? एसीटोन। अगेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको एक्सिस में दे रखा है, तो CH3 माइनस वापस से कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा। इंटरमीडिएट क्या बना? O माइनस CH3 CH3, और हाइड्रोलिसिस इसका करना है। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो O माइनस H प्लस को रिमूव कर लेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा? अल्कोहल। ये रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी है। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, तो CH3 माइनस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से अटैच हो गया, लीविंग ग्रुप लीव कर गया। और अभी और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर प्रेजेंट है, तो कार्बोनिल कंपाउंड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब रिएक्शन होगा, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? अल्कोहल। तो इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल होगा। ठीक है। SN2TH रिएक्शन के लिए कुछ और एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। और अब हमने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल चेंज कर दिया। इससे पहले सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या था? एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड में लिविंग ग्रुप कौन था? हैलाइड आयन। अभी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या बना दिया? एसिड एनहाइड्राइड या एस्टर या अमाइड। इन सभी एसिड डेरिवेटिव के लिए SN2TH रिएक्शन हमें देखना है। न्यूक्लियोफाइल या तो ऑलमोस्ट सेम है, या थोड़े बहुत न्यूक्लियोफाइल हमने चेंज किए हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, एसिड एनहाइड्राइड दे रखा है, और इसकी रिएक्शन किससे करनी है? NH3 दैट मींस न्यूक्लियोफाइल से। नाइट्रोजन एटम के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को डोनेट करेगा, तभी इसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे, कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, वापस से पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, लिविंग ग्रुप लीव करेगा। तो प्रोडक्ट क्या आ गया? CH3C डबल बॉन्ड O NH3 प्लस प्लस CH3C डबल O माइनस। एनायन है, एनायन यहां से एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? 1 डिग्री अमाइड प्लस CH3C डबल OH। CH3C डबल OH क्या है? एसिड है, और ये क्या हो गया? 1 डिग्री अमाइड। सेकेंड रिएक्शन को नोटिस कीजिए, इसमें वापस से एसिटिक एनहाइड्राइड दे रखा है, और एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन CH3ON है, दैट मींस मेथॉक्साइड आयन से करवानी है। तो मेथॉक्साइड आयन यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ, लिविंग ग्रुप चला गया। तो प्रोडक्ट क्या मिल गया? CH3C डबल बॉन्ड O CH3 एस्टर मिला, और इधर से क्या हो गया? CH3C डबल O माइनस एसिटेट आयन। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, इस रिएक्शन में एस्टर दे रखा है एसिड डेरिवेटिव, और न्यूक्लियोफाइल दे रखा अमोनिया। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ, लिविंग ग्रुप लीव कर गया। तो प्रोडक्ट आपको मिल गया CH3C डबल O
NH3 प्लस CH3O माइनस, H प्लस आयन को रिमूव करेगा, CH3COONH2 1 डिग्री अमाइड, और क्या प्रोडक्ट मिल गया, CH3OH, दैट मींस अल्कोहल। लास्ट रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल दे रखा है Na प्लस NH2 माइनस, सोडियम अमाइड, यहां से न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगा, NH2 माइनस। तो NH2 माइनस बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर अटैक किया, फाइनली लीविंग ग्रुप लीव करेगा, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, CH3COONH2 1 डिग्री अमाइड प्लस C2H5O माइनस इथॉक्साइड आयन। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या दे रखा है, अमाइड। अमाइड में लिविंग ग्रुप कौन होगा, NH2 माइनस। अब देखते हैं कि ये रिएक्शन फीजिबल है या नहीं है। रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल अटैक करके प्रोडक्ट बनाता है नहीं बनाता है। NaCl में न्यूक्लियोफाइल कौन है, Cl माइनस। Cl माइनस ने अटैक किया, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ और लिविंग ग्रुप लीव कर गया, तो प्रोडक्ट आपको क्या मिला, CH3COCl एसिड हैलाइड, और क्या मिल गया, NH2 माइनस। क्या ये रिएक्शन फीजिबल है क्या? और यहां से एक पॉइंट और नोटिस कर सकते हैं कि SN2TH रिएक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन हो सकती है। यहां पर शुरुआत में न्यूक्लियोफाइल कौन था, Cl माइनस, और उसके बाद जब प्रोडक्ट बन गया तो प्रोडक्ट में लिविंग ग्रुप आपको कौन मिला, NH2 माइनस। अब बताइए Cl माइनस या NH2 माइनस, कौन सा लिविंग ग्रुप बेटर है? लिविंग ग्रुप कौन सा बेटर है, Cl माइनस। तो Cl माइनस यहां पे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में लगा हुआ है, NH2 माइनस वापस से अटैक करके Cl माइनस को रिमूव नहीं कर देगा, तो ये रिएक्शन बेसिकली यहां पे वापस से रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगा, या क्या बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन फीजिबल नहीं है। फीजिबल क्यों नहीं है? क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप से बेटर लिविंग ग्रुप है। तो अगर इस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करके प्रोडक्ट बना दिया, तो प्रोडक्ट बनने के बाद वापस से NH2 माइनस इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, NH2 माइनस अटैच हो जाएगा, लिविंग ग्रुप Cl माइनस चला जाएगा। तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन फीजिबल नहीं है, नॉट फीजिबल, या क्या बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। और इसका रीजन क्या है कि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल बेसिकली बेटर लिविंग ग्रुप है, जो लिविंग ग्रुप ऑलरेडी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में अटैच्ड है। इस तरीके से ये पर्टिकुलर कंडीशन हमें फॉलो करना है, और ये याद रखना है कि कौन सा SN2TH रिएक्शन फीजिबल होगा या नहीं होगा। अगला स्टेप देखिए, यहां पे आपको RMgX न्यूक्लियोफाइल दे रखा है, तो यहां से न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगा, R' माइनस, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ, लिविंग ग्रुप लीव करेगा, तो प्रोडक्ट क्या मिल गया, CH3C डबल बॉन्ड R' प्लस RO माइनस। प्रोडक्ट आपको मिल गया कार्बोनिल कंपाउंड, और कार्बोनिल कंपाउंड फर्दर RMgX दैट मीन्स कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो कर सकता है, लेकिन फिलहाल फर्दर कोई रिएक्शन नहीं करवानी है, आगे इसके कोई प्रोडक्ट हमें बनाना नहीं है। RMgX का केवल आपको एक इक्विवेलेंट दे रखा है। अगली बात आती है नेक्स्ट रिएक्शन में, RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के 2 इक्विवेलेंट दे रखे हैं, R माइनस या R' माइनस, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ, लिविंग ग्रुप लीव किया, तो क्या बन गया, CH3COO R' प्लस RO माइनस। फर्दर हाइड्रोलिसिस भी करना है, और हाइड्रोलिसिस करने से पहले RO माइनस का हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बन जाएगा, ROH। लेकिन ये जो पर्टिकुलर कार्बोनिल कंपाउंड है, इस कार्बोनिल कंपाउंड में RMgX का सेकंड टाइम अटैक होगा। कार्बोनिल कंपाउंड है, RMgX अभी भी बाकी है, 1 मोल अभी इसका बाकी है, तो RMgX इसके ऊपर अटैक करके फाइनली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, अल्कोहल। सेकंड टाइम यहां पे रिएक्शन हुआ, R' माइनस ने अटैक किया, इस बार कोई लिविंग ग्रुप है नहीं, तो ये जो इंटरमीडिएट बना है, इस इंटरमीडिएट में 2 R' ऑलरेडी अटैच हो गए। हाइड्रोलिसिस अगर इसका होगा तो O माइनस H प्लस को रिमूव कर लेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल। और ये रिएक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ या एसिड डेरिवेटिव के साथ। कार्बोनिल कंपाउंड के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, एक स्टेप वहां पे बेसिकली है, और एसिड डेरिवेटिव में सबसे पहले ये लिविंग ग्रुप को लीव करवाएगा, जिससे कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, और कार्बोनिल कंपाउंड में फर्दर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो सकता है, जिससे फाइनली आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल। लेकिन ये रिएक्शन फाइनली अल्कोहल तक जाने के लिए RMgX या तो एक्सीस अमाउंट में चाहिए, या जितना रिक्वायर्ड है, कितनी बार ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, 2 टाइम्स, दैट मींस RMgX के 2 इक्विवेलेंट आपको जरूरत है।
नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव्स का हाइड्रोलिसिस करने के बाद प्रोडक्ट क्या मिलेगा ये बहुत इजीली गेस किया जा सकता है, क्योंकि सेम SN2TH रिएक्शन होगा, सेम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, न्यूक्लियोफाइल इस बार डिफरेंट है। हाइड्रोलिसिस में न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? वाटर मॉलिक्यूल। तो एसिड डेरिवेटिव का रिएक्शन इस बार किसके साथ है? वाटर मॉलिक्यूल के साथ। और जो भी प्रोडक्ट आपको मिलेंगे उसको बहुत इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। SN2TH रिएक्शन का मैकेनिज्म हमें ऑलरेडी पता है, उसी मैकेनिज्म को फॉलो करना है और हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट हम बता सकते हैं। फिर भी एसिड डेरिवेटिव्स के हाइड्रोलिसिस के लिए वापस से एक बार मैकेनिज्म हम डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रोलिसिस कैसा हो सकता है? बेस कैटेलाइज्ड भी हो सकता है, एसिड कैटेलाइज्ड भी हो सकता है। बेस कैटेलाइज्ड होगा तो बेसिकली OH- आयन का प्रेजेंस होगा और न्यूक्लियोफाइल कौन है? वाटर। एसिड डेरिवेटिव क्या हो गया? RC डबल बॉन्ड L। L यहां पे क्या है? लिविंग ग्रुप। न्यूक्लियोफाइल कौन बेटर होगा? OH- और H2O में OH-। OH- का अटैक होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक इंटरमीडिएट मिल गया, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है बेसिकली ये। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये वापस कार्बन के साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, लिविंग ग्रुप लीव करेगा, तो प्रोडक्ट आपको मिल गया कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस L-। एसिडिक प्रोटॉन रिमूव कर लेगा L- वाटर में से, तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? HL और कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत इजीली हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स के जो प्रोडक्ट है ये फाइंड आउट किए जा सकते हैं और इस तरीके से मैकेनिज्म को फॉलो करके ये प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। लेकिन ये जो हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट है इसे हम एक ट्रिक से याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हाइड्रोलिसिस वर्ड पे फोकस करो। हाइड्रो दैट मीन्स वाटर, लिसिस मतलब ब्रेकडाउन। वाटर को ब्रेकडाउन करके ऐड करना है, तो वाटर को ब्रेकडाउन करेंगे तो क्या मिलेगा? H+ और OH- आयन। तो किसी भी पर्टिकुलर एसिड डेरिवेटिव का हाइड्रोलिसिस करना है तो H+ और OH- आयन हमें ऐड करना है। H+ कहाँ ऐड होगा और OH- कहाँ ऐड होगा? रिएक्शन कहाँ होती है? असाइल कार्बन पे। असाइल कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच में ये जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करके H+ और OH- आयन अटैच करने हैं। H+ कहाँ अटैच होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन होगा? कार्बन और लिविंग ग्रुप में लिविंग ग्रुप ही होगा। तो लिविंग ग्रुप के ऊपर एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। नेगेटिव वाले पे क्या अटैच करना है? H+, पॉजिटिव वाले पे क्या अटैच करना है? OH-। तो फाइनल प्रोडक्ट आप देख लो, कार्बोक्सिलिक एसिड है, OH- आयन यहाँ पे अटैच किया है और L से H+ आयन अटैच किया तो क्या मिल गया? HL। इसी तरीके से हाइड्रोलिसिस के विद ट्रिक प्रोडक्ट हमें बनाना है। सिमिलरली बेस कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म क्या हो सकता है? सॉरी, एसिड कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म क्या हो सकता है? अगेन RC डबल बॉन्ड L, एसिड डेरिवेटिव आपने बना लिया, H+ आयन का प्रेजेंस है, H2O न्यूक्लियोफाइल है, तो सबसे पहले H+ आयन O के लॉन पेयर के ऊपर जाके चिपक जाएगा। एक लॉन पेयर यहां पे हो बचा है बस। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल कौन है? वाटर। वाटर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ गए, तो ऑक्सीजन के पास दो लॉन पेयर वापस से हो गए और यहां क्या हो गया? OH2+ और लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही होगा और इसके ऊपर लॉन पेयर का प्रेजेंस होगा। अगले स्टेप में क्या होगा? प्रोटॉन ट्रांसफर, H+ ट्रांसफर, और ये H+ बेसिकली लिविंग ग्रुप के ऊपर जाके चिपक जाएगा, तो क्या बन गया? LH+ और यहां आ गया OH। नेक्स्ट स्टेप में लिविंग ग्रुप लीव करेगा, तो बेसिकली पहले पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और लिविंग ग्रुप लीव कर गया, तो फाइनली आपको क्या मिल गया? OH+ OH प्लस HL। फाइनल स्टेप में क्या होगा? H+ आयन यहां से रिमूव हो जाएगा, तो प्रोडक्ट यहां पे क्या मिल गया? कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस HL। हाइड्रोलिसिस के ये प्रोडक्ट हम बहुत इजीली भी फाइंड आउट कर सकते हैं, केवल एक सिंपल ट्रिक को फॉलो करना होगा। और ये सिंपल ट्रिक क्या है कि एसिड डेरिवेटिव में असाइल कार्बन और लिविंग ग्रुप का जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ब्रेक करके H+ आयन और OH- आयन अटैच करना है। H+ आयन कहां अटैच होगा? जहां डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, और OH- आयन कहां अटैच होगा? जहां डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। और इस तरीके से एक ही स्टेप में आप हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट गेस कर सकते हो। तो प्रोडक्ट बेसिकली क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, और इधर से क्या मिलेगा? HL। एक ही स्टेप में हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट बहुत इजीली गेस किए जा सकते हैं, केवल ये सिंपल ट्रिक हमें याद रखना है। ओके, और चाहे तो यही प्रोडक्ट हम एसिड कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म और बेस कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए भी सेम प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। अब एक पॉइंट और नोट करना है यहाँ पे
कि एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म और बेस कैटालाइज मैकेनिज्म दोनों में से कौन सा हाइड्रोलिसिस फास्टर होगा, तो इसके लिए आरडीएस स्टेप नोटिस करना पड़ेगा। आरडीएस स्टेप कौन सा होता है? स्लोएस्ट स्टेप। और ये स्टेप बेसिकली कौन सा होगा? जहां पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में फर्स्ट टाइम बॉन्ड ब्रेक होता है। तो बेस कैटालाइज मैकेनिज्म में अगर ध्यान दें तो फर्स्ट स्टेप ही क्या होगा? आरडीएस स्टेप होगा। OH माइनस जैसे ही अटैक करेगा कार्बन और ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहां पर इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे ध्यान देना, इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की शक्ल कैसी है। अब एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म में जाते हैं। फर्स्ट स्टेप में H+ आयन अटैच हो रहा है, कोई बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं हो रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। और सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करने के बाद कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो बेसिकली यहां पर सेकंड स्टेप आरडीएस है। दोनों स्टेप में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे ध्यान दो। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे तो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और यहाँ मॉलिक्यूल पे बेसिकली H+ प्रेजेंट है। H+ प्रेजेंट है मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट होगा और एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म में हाइड्रोलिसिस का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा आएगा। हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। इन सभी रिएक्शन में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या दे रखा है? एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव का रिएक्शन किसके साथ करना है? H+ H2O। इसका मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस की कंडीशन दे रखी है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस की कंडीशन मिले या बेसिक हाइड्रोलिसिस की कंडीशन मिले, एसिड डेरिवेटिव्स के हाइड्रोलिसिस के बाद प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये एक सिंपल ट्रिक से हम बता सकते हैं। और ट्रिक क्या है? बेसिकली असाइल कार्बन और लीविंग ग्रुप के बीच का ये जो बॉन्ड है, इसको ब्रेक करके एक तरफ H+ अटैच कर दो, एक तरफ OH- अटैच कर दो। तो प्रोडक्ट क्या होगा? बेसिकली कार्बन और क्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन। तो क्लोरीन के ऊपर क्या है? डेल्टा नेगेटिव चार्ज। कार्बन के ऊपर क्या है? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन से क्या अटैच होगा? OH-, क्लोरीन से क्या अटैच होगा? H+। तो प्रोडक्ट बेसिकली क्या आ गया? CH3CHH प्लस HCl। सिमिलरली सेकंड रिएक्शन में क्या आ जाएगा? H+ OH-। तो प्रोडक्ट हो जाएगा CH3CHH और इधर से भी सेकंड मॉलिक्यूल किसका? CH3CHH। थर्ड रिएक्शन में एसिड डेरिवेटिव अमाइड दे रखा है और इसका प्रोडक्ट गैस करना भी बहुत इजी है। कार्बन से क्या अटैच होगा? OH-, NH2 से क्या अटैच होगा? H+। तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? CH3CHH प्लस अमोनिया। इन तीनों एसिड डेरिवेटिव के हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट हमने पता कर लिया। अब नेक्स्ट एसिड डेरिवेटिव क्या दे रखा है? एस्टर। और एस्टर का बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस हमें देखना है। हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट बनाना बहुत इजी होगा, केवल ट्रिक हमें फॉलो करनी है। ट्रिक क्या है कि असाइल कार्बन और लीविंग ग्रुप में ये जो बॉन्ड है, इसे ब्रेक करके H+ और OH- आयन अटैच करना है। तो कार्बन पे क्या है? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे क्या होगा? पार्शियली नेगेटिव चार्ज। तो यहां क्या अटैच होगा? H+। इधर क्या अटैच होगा? OH-। फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिल गया? CH3CHH एसिटिक एसिड और OH C2H5 दैट मींस इथाइल अल्कोहल। और इस तरीके से एस्टर का बेसिक हाइड्रोलिसिस में क्या प्रोडक्ट मिलेगा वो इजीली हमने बना लिया और इसके लिए केवल हमने एक ट्रिक को यूज किया है। लेकिन एस्टर का हाइड्रोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए मैकेनिज्म भी हमें आना चाहिए। और ये मैकेनिज्म क्यों इंपॉर्टेंट होगा अगले एग्जांपल से समझ में आएगा। लेट अस से कि इस एग्जांपल को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए। CH3 डबल बॉन्ड OC2H5 और ये लिविंग ग्रुप में जो ऑक्सीजन है, इथॉक्साइड आयन में जो ऑक्सीजन है, इसको मैंने इंडिकेट कर दिया O18। अगेन बेसिक हाइड्रोलिसिस हमें करना है तो OH- आयन का प्रेजेंस होगा। OH- आयन अगर कैटालिटिक अमाउंट में होगा, बहुत ही कम अमाउंट में होगा, तो OH- आयन यहां पे न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? वाटर। और OH- अगर एक्सीस अमाउंट में होगा तो OH- ही यहां पे न्यूक्लियोफाइल होगा। अब यहां पे आप क्या करोगे कि एस्टर के हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट तो आपको पता है क्या बनेगा? एसिटिक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, ये दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं। लेकिन जब ये दोनों प्रोडक्ट हम बनाएंगे तो दो तरीके से ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। कैसे? या तो ये जो ऑक्सीजन जिसके ऊपर आपने 18 लिखा हुआ है और बाकी सभी ऑक्सीजन कैसे होंगे? 16 वाले। ये ऑक्सीजन या तो एसिड वाले पार्ट के साथ चला जाए या फिर ये ऑक्सीजन अल्कोहल वाले पार्ट के साथ चला जाए। एसिड वाले पार्ट के अगर साथ जाएगा तो प्रोडक्ट ये मिलेगा, या फिर प्रोडक्ट और क्या मिल सकता है? CH3CHH प्लस अल्कोहल में O18 प्रेजेंट हो। अब O18 का लोकेशन बेसिकली कहां होगा? एसिड में होगा या अल्कोहल में होगा?
ये पता करने के लिए मैकेनिज्म फॉलो करना जरूरी है, इसीलिए SN2TH रिएक्शन से हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर मैकेनिज्म से ही देखेंगे हम। ठीक है, तो बताइए मैकेनिज्म किस तरीके से है। CH3C डबल बॉन्ड O18 C2H5। फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट आपको क्या मिलेगा, O18 C2H5, ऑक्साइड आयन के जैसा टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट मिलता है। अब अगली स्टेप में क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये असाइल कार्बन के साथ वापस से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होने के बाद लीविंग ग्रुप लीव करता है। तो प्रोडक्ट बेसिकली क्या मिल गया, CH3COOH प्लस O18 C2H5 माइनस। अगेन फर्दर हाइड्रोलिसिस है, तो बेसिकली O नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन H प्लस को डोनेट कर देगा, H प्लस को डोनेट करने के बाद एक न्यूट्रल प्रोडक्ट बनाएगा इथाइल अल्कोहल। और इस तरीके से मैकेनिज्म अगर आप फॉलो करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि O18 का लोकेशन कहां होगा, O18 कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा या फिर O18 C2H5OH दैट मींस इथाइल अल्कोहल में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट टॉपिक है SN2TH रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इस बार सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कौन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और किसी पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके SN2TH रिएक्शन के प्रोडक्ट हमें बनाना है। और ये पर्टिकुलर रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड की SN2TH रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट हमें क्या मिलेंगे, एसिड डेरिवेटिव। तो एसिड डेरिवेटिव्स के लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन का काम ये कर सकता है। सबसे पहला रिएक्शन अपने पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाया PCl5 PCl3 या SOCl2। अब यहाँ पे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बेसिकली आपको दे रखे हैं और इन रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके क्या मैकेनिज्म ये फॉलो करेगा ये हमें नहीं देखना है, हमें केवल यहाँ पर सीधा प्रोडक्ट बनाना है। तो SOCl2 PCl5 और PCl3 के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड पहली बात तो कौन सी रिएक्शन शो करेगा, SN2TH रिएक्शन शो करेगा और प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, एसिड हैलाइड। तो एसिड हैलाइड का बेसिकली प्रोडक्ट क्या होगा, RC डबल बॉन्ड OCl, बाकी क्या मिलेगा HCl प्लस POCl3। सेकेंड रिएक्शन आप देखिए PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, पहले क्या था PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। यहां पर भी सेम आपको एसिड हैलाइड मिलेगा प्लस H3PO3। अगेन SOCl2 इसको क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड के साथ SN2TH रिएक्शन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, अभी भी प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एसिड हैलाइड ही मिलेगा। तो बेसिकली क्या हो गया ये RCOCl प्लस SO2 प्लस HCl। इन तीनों रिएक्शंस में कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, एसिड हैलाइड। और रिएक्शन मैकेनिज्म कौन सा फॉलो करना होगा, SN2TH रिएक्शन। तीनों रिएक्शंस के लिए कंप्लीट मैकेनिज्म हम डिस्कस नहीं करेंगे, केवल आप इन रिएक्शंस को इसी तरीके से याद रखो। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन कौन से रिएजेंट से करवानी है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, और इन सभी में प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाएगा, एसिड हैलाइड। सेकेंड रिएक्शन आप देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन NH3 के साथ अगर करेंगे तो अमाइड का प्रिपरेशन होगा। NH3 बेसिकली क्या है, एक बेस है, और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, एसिड है। सबसे पहले तो यहां पे एसिड बेस रिएक्शन होगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड H प्लस आयन को डोनेट करेगा तो क्या बन गया, कार्बोक्सिलेट आयन, और ये H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या बन जाएगा, अमोनियम आयन, सॉल्ट बन गया बेसिकली। और यही रिएक्शन आपको इस तरीके से लिखना है। अगर RCOOH और NH3 का रिएक्शन आपको दे रखा है तो प्रोडक्ट आप इस सॉल्ट को ही बना के आओगे। फर्दर इस सॉल्ट को अगर हम हीट करेंगे तो हीट करने पे क्या होगा, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या है कि सॉल्ट में से स्मॉल मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ये स्मॉल मॉलिक्यूल फिलहाल तो वाटर होगा, लेकिन कभी कभी ये स्मॉल मॉलिक्यूल NH3 भी हो सकता है, CH3OH भी हो सकता है, डिपेंड करता है रिएक्शन टाइप पे। वाटर मॉलिक्यूल यहां से लीव कर गया तो फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड NH2 एंड इट इज कॉल्ड अमाइड। तो अमाइड का प्रिपरेशन किस तरीके से करना है ये मेथड भी हमने सीख लिया। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किससे करवानी है, NH3 से। सबसे पहले इन दोनों में एसिड बेस रिएक्शन होगा और इस पर्टिकुलर सॉल्ट को अगर थोड़ा हीट करेंगे तो कंडेंसेशन प्रोसेस के बाद अमाइड एज अ प्रोडक्ट हमें मिलेगा। नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ एनहाइड्राइड। तो यहां पर भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, रिएक्शन टाइप SN2TH ही होगा और फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, एसिड एनहाइड्राइड। तो इस रिएक्शन का जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, एक एसिड आपने लिया, सेकंड एसिड हम कोई डिफरेंट भी ले सकते हैं, तो यहां पर R' लगाना पड़ेगा।
एसिडिक मीडियम में अगर रिएक्शन करेंगे तो आपको पता है कि SN2TH रिएक्शन एसिडिक मीडियम में थोड़ा फास्ट होता है, इसको बेसिकली हीट करना पड़ेगा। हीट करने से क्या होगा, स्मॉल मॉलिक्यूल वाटर का कंडेंसेशन हो जाएगा। तो बेसिकली यहां से आप H2O रिमूव कर दो तो फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, एनहाइड्राइड। और इस एनहाइड्राइड में दोनों एसिड के मॉलिक्यूल डिफरेंट है। एक पर्टिकुलर एसिड का मॉलिक्यूल एज अ सबस्ट्रेट बिहेव करेगा और सेकंड मॉलिक्यूल एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। ठीक है, इसका एक जनरल एग्जांपल हम क्या बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि एसिटिक एसिड है प्लस मीथेनोइक, एक कार्बन का जो एसिड है मीथेनोइक एसिड है, एसिडिक मीडियम में अगर इन दोनों को हीट किया जाए तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, इथेनोइक मीथेनोइक एनहाइड्राइड। और इसी तरीके से आप एसिड के एनहाइड्राइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ एस्टर। एस्टर भी एक एसिड डेरिवेटिव है और एसिड डेरिवेटिव का प्रिपरेशन कार्बोक्सिलिक एसिड के SN2TH रिएक्शन से किया जा सकता है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कौन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। न्यूक्लियोफाइल कौन है, अल्कोहल। रिएक्शन कंडीशन कैसी है, एसिडिक। तो एसिडिक कंडीशंस में अल्कोहल और एसिड दोनों को हीट करेंगे तो बेसिकली कंडेंसेशन होगा, मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिमूव हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, एस्टर। तो इस ट्रिक को फॉलो करके इजीली एस्टर का प्रिपरेशन किया जा सकता है। वाटर मॉलिक्यूल में से OH वाला पार्ट कहां से गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड से, और H वाला पार्ट बेसिकली कहां से गया है, अल्कोहल से। और इस तरीके से सिंपली इस ट्रिक को फॉलो करके एस्टर का प्रिपरेशन किया जा सकता है। लेकिन हमें यहाँ पे इसका मैकेनिज्म भी देखना होगा। तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। मीडियम कैसा है, एसिडिक मीडियम है। न्यूक्लियोफाइल कौन है, अल्कोहल है। तो एसिडिक मीडियम है तो H+ आयन का प्रेजेंस है। सबसे पहले तो ये ऑक्सीजन एटम अपने लोन पेयर H+ एटम को डोनेट करेगा तो क्या बनेगा, OH+। इस ऑक्सीजन एटम के पास अब एक ही लोन पेयर है, लीविंग ग्रुप अभी भी बना हुआ है, लीविंग ग्रुप ने अभी लीव नहीं किया, कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन अभी हुआ नहीं है टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट का। ये जो फर्स्ट स्टेप है ये RDS नहीं होता है। जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है अभी इसमें कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। और आपको ऑलरेडी पता है कि ये जो फर्स्ट स्टेप है एसिडिक मीडियम में SN2TH रिएक्शन का, ये RDS नहीं होता है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम असाइल कार्बन पर अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है। ऑक्सीजन एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन वापस से आ गए, ये न्यूट्रल हो गया, ये OH है, यहां बेसिकली पॉजिटिव आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर। और ये सारा मैकेनिज्म ऑलरेडी हमने स्टडी कर रखा है। ये H+ यहां से कहां चला जाएगा, लीविंग ग्रुप OH पे चला जाएगा। तो क्या बन गया, OH, OH2+, और यहां आ गया OR। नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, अगेन पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा असाइल कार्बन के साथ और लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। लीविंग ग्रुप कौन है, बेसिकली वाटर बन गया। तो ये क्या बन गया, R डबल बॉन्ड OH+ OR। अगेन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्रोटॉन यहां पे लीव करेगा तो फाइनल प्रोडक्ट आपको न्यूट्रल मिलेगा। और ये फाइनल प्रोडक्ट बेसिकली क्या है, एस्टर। हर जगह ये R- बना देते हैं क्योंकि R- अल्कोहल आपने लिया था। तो इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को फॉलो करके भी एस्टरिफिकेशन या फिर एस्टर जो प्रोडक्ट है ये हम बना सकते हैं। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को और क्या बोलते हैं हम, फिशर एस्टरिफिकेशन। फिशर एस्टरिफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से आपको एस्टर बनाना है और मीडियम कैसा होना चाहिए, एसिडिक मीडियम होना चाहिए। इस मैकेनिज्म को फॉलो करके इजीली एस्टर का प्रिपरेशन किया जा सकता है या सिंपल ट्रिक को फॉलो करके भी एस्टर का प्रिपरेशन किया जा सकता है। एक पॉइंट यहां पे और नोट करना कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अलग है और न्यूक्लियोफाइल अल्कोहल अलग है। दोनों कोलाइड करने के बाद एस्टर बन रहा है। लेकिन अगर मान लो कि जो न्यूक्लियोफाइल अल्कोहल ये एसिड मॉलिक्यूल के अंदर ही प्रेजेंट हो, तो अगर एसिड मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होगा तब किस तरीके से रिएक्शन होगा, किस तरीके का सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यहां पे मिल सकता है कि लेट अस से कि कोई अल्काइल ग्रुप है, एसिड का अल्काइल ग्रुप बहुत ही लॉन्ग है यहां पे और ये एसिड है। एसिडिक मीडियम हमें रखना है, हीट करना है। ये क्या हो गया, अल्फा कार्बन, ये क्या हो गया, बीटा कार्बन, ये हो गया गामा कार्बन। गामा कार्बन पे आपने OH लगा रखा है। तो यही मैं बोल रहा था कि एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के अंदर ही COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है और दूसरा OH अल्कोहल का ग्रुप है। अगर आप इसे एसिडिक मीडियम में हीट करोगे तो क्या बनना चाहिए, एस्टर। लेकिन यहां पर एक ही मॉलिक्यूल में दोनों ग्रुप्स बेसिकली प्रेजेंट है।
तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी एस्टर बनेगा, लेकिन इस बार कैसा प्रोसेस हो जाएगा, साइक्लाइजेशन हो जाएगा। एसिड और अल्कोहल दोनों अलग अलग जगह से नहीं आएंगे, एक ही पर्टिकुलर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में एसिडिक ग्रुप और अल्कोहल दोनों ही प्रेजेंट है। तो किस तरीके से हम एस्टर का फॉर्मेशन करेंगे, यहां से H+ जाएगा, यहां से OH जाएगा, तो बेसिकली ये जो एस्टर बनेगा 1 2 3 4 कार्बन है, ये ऑक्सीजन एटम एक और आ जाएगा और बेसिकली किसके साथ कनेक्ट होगा, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के साथ। इस कार्बन पे क्या कनेक्टेड है, C डबल बॉन्ड O, बीच में अपने पास 3 कार्बन आ गए और जिस कार्बन पे O कनेक्टेड था उस कार्बन पे क्या कनेक्टेड है, एक CH3। साइक्लाइजेशन हो जाएगा, साइक्लाइजेशन, और इस साइक्लिक एस्टर को हम क्या बोलते हैं, लैक्टोन। तो लैक्टोन फॉर्मेशन कब हो सकता है, लैक्टोन बेसिकली एक एस्टर है, एस्टर का फॉर्मेशन कब हो सकता है, जब एसिड और अल्कोहल दोनों को पकड़ के हीट कर दो। हीट करने से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, कंडेंसेशन होगा और फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, एस्टर। अगर मान लीजिए कि एसिड मॉलिक्यूल अलग है और अल्कोहल अलग है, तो बेसिकली दोनों कंबाइन होकर एक लीनियर एस्टर बनाएंगे। लेकिन एसिडिक ग्रुप और अल्कोहलिक ग्रुप दोनों ही एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में लगा हुआ है, तब भी यहां पर एस्टर ही बनेगा, तब भी वाटर मॉलिक्यूल यहां से लीव करेगा। लेकिन अभी जो एस्टर बनेगा वो कैसा होगा, साइक्लिक एस्टर होगा, और इस साइक्लिक एस्टर को हम क्या बोलते हैं, लैक्टोन। अगेन अगर ये OH ग्रुप यहां बीटा पे लगा होता या अल्फा पे लगा होता तो फिर यहां पे साइक्लाइजेशन नहीं होता। क्यों, क्योंकि बीटा या अल्फा पे लगा होता तो यहां पर ये जो साइक्लिक रिंग बन रहा है, ये साइक्लिक रिंग या तो 3 मेंबर्ड होता या 4 मेंबर्ड होता। 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड रिंग हमें बनाना नहीं है, केवल कौन सा रिंग बनाना है, 5 मेंबर्ड। और ये OH अगर आगे इस कार्बन पे चला जाए तब भी साइक्लाइजेशन होगा और कैसा रिंग बनेगा, 6 मेंबर्ड। 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग बना के साइक्लिक एस्टर लैक्टोन को बनाया जा सकता है। ठीक है, एक पॉइंट और नोट करो कि ये जो प्रोसेस आपने लिखी है और ऑलरेडी आपको पता है कि SN2TH रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन आपने एसिडिक मीडियम में किया है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। दोनों रिएक्शन करके बेसिकली क्या बनाएंगे, एस्टर। और इसका ऑपोजिट रिएक्शन अगर देखा जाए तो यही क्या होगा, एस्टर का हाइड्रोलिसिस होगा। एस्टर के हाइड्रोलिसिस से आपको प्रोडक्ट वापस से क्या मिलेंगे, एसिड प्लस अल्कोहल। रिएक्शन का नेट मूवमेंट कौन सी डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में नेट मूवमेंट हुआ तो एसिड प्लस अल्कोहल, इससे क्या मिलेगा, एस्टर प्लस वाटर। और नेट मूवमेंट अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में है तो एस्टर प्लस वाटर, दैट मींस हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर के प्रोडक्ट आपको क्या मिलेंगे, एसिड प्लस अल्कोहल। अब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा प्रोडक्ट हमें चाहिए। तो रिएक्शन रिवर्सिबल है तो केमिकल इक्विलिब्रियम पे जाओ। केमिकल इक्विलिब्रियम में ली चैटलियर प्रिंसिपल हमने पढ़ा हुआ है और ली चैटलियर प्रिंसिपल की हेल्प लेते हुए हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि एस्टरिफिकेशन करना है या हाइड्रोलिसिस करना है। अगर आपको एस्टरिफिकेशन करना है, दैट मींस एस्टर बढ़ाना है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नेट मूवमेंट होना चाहिए। फॉरवर्ड डायरेक्शन में नेट मूवमेंट अगर रखना है तो बेसिकली आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो, अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो, तो नेट मूवमेंट कहां होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, एस्टर। और अगर हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में नेट मूवमेंट रखना है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर प्रोसीड करवाना है और उससे प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर आपको नेट मूवमेंट रखना है तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो, या फिर यहां पे जो वाटर है इसको एक्सिस पे रख दो। वाटर अगर एक्सिस में होगा तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी और हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। हमने सारे SN2TH रिएक्शन के एग्जांपल देख लिए। SN2TH रिएक्शन सबसे पहले किसके लिए देखा था, एसिड डेरिवेटिव के लिए, और इसके बाद किसके लिए स्टडी किया है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और SN2TH रिएक्शंस के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस फर्स्ट क्वेश्चन में एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है जिसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवानी है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सिस में दे रखा है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेसिकली क्या करता है, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है और एसिड डेरिवेटिव के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो कंपाउंड आपको दे रखा है ये एक टाइप का क्या है, एस्टर ही है। एस्टर है मतलब लीविंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, दैट मींस सबसे पहले कौन सा रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपको न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगा, CH3 माइनस असाइल कार्बन पर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, लीविंग ग्रुप लीव कर गया, तो फाइनली प्रोडक्ट आपको क्या मिला, O-, और यहां पे क्या लग गया, CH3। अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और है, नेक्स्ट टाइम CH3- अटैक करेगा, अगेन पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, लीविंग ग्रुप अभी भी बचा हुआ है तो लीविंग ग्रुप लीव कर गया,
तो अभी प्रोडक्ट ये क्या मिल गया, O माइनस O माइनस, और इधर से क्या आ गया CH3 C डबल बॉन्ड और CH3। इसका तो और कुछ हो नहीं सकता, वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, तो ये तो बेसिकली क्या मिल गया, अल्कोहल। अब इधर देखते हैं, अभी भी यहां पे कार्बोनिल कंपाउंड है और कार्बोनिल कंपाउंड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। तब तक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है जब तक कि फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो अगली बार CH3 माइनस न्यूक्लियोफाइल असाइल कार्बन पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। इस बार कोई लिविंग ग्रुप है नहीं, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात नहीं होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात होगी। तो फाइनली यहां से आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, O माइनस CH3 MgBr पॉजिटिव। इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो O माइनस यहां से H प्लस रिमूव कर लेगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वाटर में से, और फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिल गया, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो बेसिकली इस रिएक्शन के फाइनल प्रोडक्ट क्या है, दोनों ही अल्कोहल है। सेकेंड रिएक्शन आप देखना, मिथाइल एस्टर ऑन रिएक्शन विद एक्सिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। बाद में हाइड्रोलिसिस भी करना है और मिथाइल एस्टर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल दे रखा है, गिव्स सर्टेन प्रोडक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोडक्ट। तो इनमें से कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हो सकते हैं जो मिथाइल एस्टर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करने पे मिलेंगे, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोलिसिस भी आपको करना है। तो जनरल एक मिथाइल एस्टर हम यहाँ पे बनाते हैं और फिर गैस करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट मिल सकता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या है, बेसिकली अल्काइल ग्रुप, ये मेंशन नहीं कर रखा है, अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है। मिथाइल एस्टर की शक्ल कैसी होगी, एस्टर कुछ ऐसा ही होता है, और मिथाइल एस्टर मतलब यहां पे क्या लगाना है, CH3। अगेन ये R यहां पे क्या हो सकता है, कार्बन का जो ग्रुप है वो भी हो सकता है और हाइड्रोजन भी हो सकता है। एस्टर एक कार्बन का भी तो होता ही है ना, एक कार्बन के एस्टर को क्या बोलते हैं, मीथेनॉइट। और अगर बेसिकली आपने यहाँ पे कार्बन एक और लगा दिया तो दो कार्बन की चेन होगी, दो कार्बन का जो एस्टर होगा उसको क्या बोलेंगे, इथेनॉइट। R कुछ भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, अल्काइल ग्रुप हो सकता है, या हाइड्रोजन भी हो सकता है। सिंपली आपको क्या बनाना है, मिथाइल एस्टर। मिथाइल एस्टर की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपके पास क्या हो गया, R' MgX, यहां पे नेगेटिव आएगा, यहां पे पॉजिटिव आएगा। एसिड डेरिवेटिव है तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। एसिड डेरिवेटिव में लीविंग ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, अगेन लीविंग ग्रुप लीव कर गया, तो क्या मिल गया बेसिकली, RC डबल बॉन्ड हो R' प्लस CH3O माइनस, CH3O माइनस का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, इससे क्या मिल जाएगा, CH3OH मीथेनॉल। इस बाई प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मेन जो प्रोडक्ट है वो मेन प्रोडक्ट आपको ABCD ऑप्शन में दे रखा है, और कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। अगेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सिस में दे रखा है, कार्बोनिल कंपाउंड यहां पे है, कार्बोनिल कंपाउंड है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वापस से अटैक करेगा और फाइनली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, ऑक्सीजन एटम के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, वापस से पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा क्योंकि लिविंग ग्रुप यहां पे प्रेजेंट नहीं है, तो फाइनली एडिशन होगा, R' MgX पॉजिटिव। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये H प्लस को यहां से रिमूव करेगा, तो यहां पे क्या आएगा, R' OH। इस तरीके का फाइनल प्रोडक्ट मिल सकता है। तो फाइनल प्रोडक्ट में आप देखो कि इस असाइल कार्बन पे जहां पर OH अभी लगा हुआ है, फाइनल प्रोडक्ट में 2 R' लगे हुए हैं, और ये दोनों R' कहां से आएंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आएंगे। तो बेसिकली इसी तरीके से जनरल एग्जांपल से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, और आप प्रेडिक्ट कीजिए कि कौन सा ऑप्शन यहां पे सही हो सकता है। तो फर्स्ट वाले में अगर देखें तो जिस कार्बन से OH लगा हुआ है उससे 2 CH3 लगे हुए हैं, 2 CH3 लगे हुए मतलब कि ये ऑप्शन आंसर होगा। अगेन जिस कार्बन से OH लगा हुआ है उस पे कोई भी 2 ग्रुप सेम नहीं है तो B नहीं होगा। C में 2 ग्रुप सेम है, और 2 क्या, यहां तो तीनों सेम है, तीनों सेम है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, एटलीस्ट 2 सेम होने चाहिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर रिएक्शन का एक जनरल मैकेनिज्म स्टडी करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट में जहां पर OH अटैच्ड है उस कार्बन से 2 ग्रुप सेम अटैच्ड होने ही चाहिए, तो C भी आंसर होगा और D आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इस कार्बन पे तीनों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत आसान थे। दोनों क्वेश्चन में रिएजेंट कौन था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या दे रखा था, एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव के साथ पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, और एक्सिस में दिया हुआ तो बाद में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ। क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CH3 MgX इज यूटिलाइज्ड इन फॉलोइंग कन्वर्जन। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ रिएक्शंस दे रखी है,
रिएक्शंस में रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट ऑलरेडी किया हुआ है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए रिएजेंट कौन सा यूज किया है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सिस में दे रखा है और सेकंड स्टेप कौन सा है? हाइड्रोलिसिस का। और आपसे ये पूछा है कि इसी कन्वर्जन को हमें करना है तो मैक्सिमम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कितने मोल यूज हो सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर टाइप के पेपर में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है। फर्स्ट इसका रिएक्शन आप देखिए, बेंजीन से क्या अटैच्ड है? OH और COOH। और इस पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाने के बाद प्रोडक्ट एकदम सेम बना है रिएक्टेंट के जैसा। तो पहला इंप्रेशन तो क्या जाएगा कि सर प्रोडक्ट एकदम सेम है रिएक्टेंट के जैसा, तो यहां पर CS3MgX का कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं है। इसका मतलब CS3MgX के किसी भी मोल का यूज यहां पे नहीं होगा। तो यही गलत है। प्रोडक्ट आपको एकदम सेम दे रखा है रिएक्टेंट के जैसा और यहां पे कंफ्यूजन ऑलरेडी अब क्लियर हो जाएगा। CS3MgX क्या है? CS3 माइनस MgX पॉजिटिव। CS3 माइनस क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल भी होता है, बेस भी होता है। पहले कौन सी रिएक्शन करनी होती है? एसिड बेस। लेकिन एसिड बेस रिएक्शन केवल कब फीजिबल है? जब एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है। गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी भी टाइप का एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट हो उसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन कर सकता है। ये ऑलरेडी हमने स्टडी किया हुआ है। तो देखने से तो क्या लग रहा है कि एक भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मोल यूज नहीं होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत आंसर है। यहां पर CS3 माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव नहीं करेगा, एज अ बेस बिहेव करेगा। सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन ही देखना है और यहां पे दो एसिडिक प्रोटॉन है तो CS3 माइनस इन एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव कर देगा तो कुछ प्रोडक्ट आपको मिलेगा। वो प्रोडक्ट भी मैं बनाता हूं और कंफ्यूजन कहां से आता है ये क्लियर कर लेते हैं। CS3 माइनस एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा। कितना एसिडिक प्रोटॉन है? बेसिकली दो। तो 2 मोल तो यहां पे यूज हो गए और क्या बन जाएगा? CH4 गैस बनेगा। कितना मोल बनेगा? 2 मोल। तो यहां से जब ये H+ को रिमूव करेगा तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखेगा आपको, O माइनस COO माइनस। लेकिन इसका हाइड्रोलिसिस हम कर देते हैं फर्दर, तो हाइड्रोलिसिस के बाद वाटर में से O माइनस H+ को रिमूव कर लेगा। H+ को रिमूव करेगा तो अगेन प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखेगा। तो प्रोडक्ट बेसिकली आपको सेम दिखेगा। CS3 माइनस H+ को रिमूव कर देगा, हाइड्रोलिसिस के बाद वापस से H+ अटैच हो जाएगा, इसीलिए प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस आपको नजर नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी CS3 माइनस ने एसिड बेस रिएक्शन करी है और बेसिकली 2 मोल CH4 गैस के यहां से रिलीज हुए हैं और 2 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के यूज हुए हैं। और यही कंफ्यूजन बाकी क्वेश्चंस में भी होगा। बाकी क्वेश्चंस में भी आप एसिडिक प्रोटॉन को अगर काउंट नहीं किए और ये बता दिया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इतना यूज हुआ है तो आंसर गलत आएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कितने मोल यूज होंगे? 2 मोल। अगेन एसिडिक प्रोटॉन के अलावा CS3 माइनस और क्या कर सकता है? एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा तो कौन सी रिएक्शन हो सकती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहां पे होगा? एसिड डेरिवेटिव में। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी हो सकता है, ये कहां होगा? कार्बोनिल कंपाउंड में। ठीक है, सबसे पहले अगर मान लो कि एसिड डेरिवेटिव दे रखा है तो एसिड डेरिवेटिव में CS3 माइनस अटैक करके लीविंग ग्रुप को निकाल देगा। इसके बाद प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड पे CS3 माइनस फर्दर अटैक करके फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाता है? अल्कोहल। तो ये सारे के सारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मोल हमें काउंट करने हैं। सेकेंड रिएक्शन में देखना, सेकेंड रिएक्शन से इंप्रेशन से आपको क्या लग रहा है? किस कार्बन पे क्या? एक CS3 है, एक CS3 है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाने के बाद इन दोनों पर्टिकुलर कार्बन पे एक एक CS3 एक्स्ट्रा आ गया। इसका मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के 2 मोल यूज हुए, लेकिन 2 मोल यूज हुए, ये आंसर गलत है क्योंकि यहां पर एसिडिक प्रोटॉन भी दे रखा है। CS3 माइनस सबसे पहले इस एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा तो यहां से प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? O माइनस। अब यहां पे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा तो ये O माइनस ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहां पर H आ जाएगा, H आ जाएगा, H आ जाएगा। ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। 2 CS3 माइनस यहां पे यूटिलाइज हुए और एक CS3 माइनस ने H+ को हटाया था, लेकिन हाइड्रोलिसिस के बाद H+ वापस लग गया। इसलिए यहां पर इस तरीके से हमें अंदाजा नहीं लगता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिडिक प्रोटॉन को पहले खाएगा, एसिड बेस रिएक्शन पहले होगा। तो टोटल मिला के CS3MgBr के कितने मोल का यूज हुआ है? 2 मोल तो कहां चले गए? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में, और 1 मोल बेसिकली कहां चला गया? एसिड बेस रिएक्शन में। तो टोटल आंसर यहां पे कितना होगा? 3। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन अब बहुत इजी हो जाएंगे और इजीली आंसर आ जाएगा। एसिडिक प्रोटॉन को हटाएगा, एसिडिक प्रोटॉन को हटाएगा, एसिडिक प्रोटॉन को हटाएगा
और हाइड्रोलिसिस के बाद वापस से H+ लग जाएगा, तो 3 मोल तो यही यूज हो गए, प्लस ये क्या दे रखा है कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड पे CH3 माइनस अटैक करेगा, O माइनस बना, O माइनस का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। 1 मोल और यूज हुआ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। अब COCl एसिड डेरिवेटिव है, एसिड डेरिवेटिव में पहले क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन, अटैक किया, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ, लीविंग ग्रुप लीव कर गया, तो ये बेसिकली क्या बन गया, अगेन CH3 माइनस फिर वापस से अटैक करेगा और इस बार फाइनली क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। इसीलिए इस पर्टिकुलर कार्बन से कितने CH3 लगा रखे हैं, तो टोटल 2 मोल तो यहां पे कंज्यूम हुआ, 1 मोल यहां पे कंज्यूम हुआ और 3 मोल एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करने में कंज्यूम हुए। तो टोटल आंसर कितना हो गया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के 6 मोल यहां पे यूज होंगे। एक्सिस में दे रखा है लेकिन टोटल कितने यूज होंगे, 6। लास्ट एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है, एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है और साइक्लोपेंटाडाइन में ये एसिडिक प्रोटॉन भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिमूव कर सकता है। तो 3 मोल तो एसिडिक प्रोटॉन को हटाने में ही चले गए। अगला ये एसिड डेरिवेटिव है, एसिड डेरिवेटिव है, फर्स्ट टाइम अटैक करेगा तो लीविंग ग्रुप लीव करेगा और सेकंड टाइम अटैक करेगा तो बेसिकली फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। 1 2 3 4 CH3 यहाँ पे, मतलब 4 मोल तो वहीं पे यूज होंगे और 3 मोल एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करने में यूज होंगे। तो 4 + 3 टोटल कितने मोल RMGs के यूज होंगे, 7 मोल। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और SN2TH रिएक्शंस के ऊपर बेस्ड ये कुछ क्वेश्चंस हमें और अटेम्प्ट करना है, अच्छे से नोट डाउन कर लो इनको। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करना है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको 1 मोल दे रखा है। यहां से अटैकिंग स्पीशीज क्या मिलेगा, C2H5-। ये न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, कार्बोनिल ग्रुप पे भी अटैक कर सकता है और एसिड डेरिवेटिव वाले ग्रुप पे भी अटैक कर सकता है। कहां अटैक करेगा, जहां पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। यहां पर तो ये लोन पेयर C डबल बॉन्डों के साथ रेजोनेंस करके थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम कर रहा है। तो कार्बोनिल ग्रुप पे जैसे ही अटैक करेगा ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो यहां पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अच्छे से बना देते हैं इसे, O- और बाकी रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल कुछ ऐसा ही है। अब यहां पर एक एसिड डेरिवेटिव वाला ग्रुप बना हुआ है और इंटरनली O-, दैट मींस कि न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है। तो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल इस असाइल कार्बन पे अटैक करेगा और लीविंग ग्रुप लीव करेगा। तो बेसिकली साइक्लिक प्रोडक्ट यहां से मिलेगा। ये नेगेटिव यहां पे अटैक किया, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा तो लीविंग ग्रुप लीव करेगा। 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बन रहा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। यहां ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम पे जिस कार्बन पे अटैक किया था वहां पे डबल बॉन्ड है और ऑक्सीजन एटम जिस कार्बन से अटैच था इस कार्बन पे क्या है, CH3 और C2H5 बेसिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आ गया और इस तरीके से इस रिएक्शन का प्रोडक्ट हमने बहुत इजीली बना लिया। क्वेश्चन देखिए, अब एक कार्बोनिल कंपाउंड दे रखा है, इस कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन KCN के साथ करना है और इसके बाद हाइड्रोलिसिस करना है। हाइड्रोलिसिस के बाद जो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे इन प्रोडक्ट में रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है कार्बोनिल कंपाउंड में, तो CN- इस sp2 कार्बन पे ट्राइगोनल प्लेनर कार्बन है, सारे ग्रुप एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। CN- नीचे से भी अटैक कर सकता है, CN- ऊपर से भी अटैक कर सकता है। तो बेसिकली इस कार्बन पे जहां पर एडिशन होगा यहां से 2 प्रोडक्ट हमें मिल सकते हैं और ये दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। तो क्या बता रखा है कि कार्बोनिल कार्बन पे अगर कायरल कार्बन बन सकता है तो बेसिकली ऑप्टिकली एक्टिव 2 प्रोडक्ट हमें मिलेंगे, दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। तो आंसर क्या आना चाहिए, एनेंटियोमर। और अगर आप इस रिएक्शन का आंसर देते हो कि एनेंटियोमर प्रोडक्ट आपको मिलेंगे तो ये गलत हो गया। क्यों, क्योंकि चलो आपने यहां पर अटैक करवाया और यहां पर अटैक करने से आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। लेट अस से कि नीचे से अटैक कर रहा है, हाइड्रोजन यहां पे है, O- का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H आ जाएगा। सिमिलरली ऊपर से अटैक कर रहा है तो न्यूक्लियोफाइल नीचे OH और H। लेकिन ये जो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है ये इतना तो नहीं है। यहां तो मैं कंसीडर कर सकता हूं कि मिरर इमेज बनेंगे, मिरर इमेज बनेंगे तो आपको क्या बोलना चाहिए, एनेंटियोमर। लेकिन ये प्रोडक्ट इतना ही नहीं है, इस प्रोडक्ट में या सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में अभी और भी कुछ लगा हुआ है। तो यहां देखिए, यहां पे क्या लगा हुआ है, H CH3 C2H5 H CH3 C2H5। तो इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में फर्दर आगे एक कायरल कार्बन बना रखा है और इस कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन फिक्स कर रखा है। इस कायरल कार्बन पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा तो इस पर्टिकुलर कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन का चेंज नहीं होगा। तो
तो इस प्रोडक्ट को आपको एज अ होल देखना है। एज अ होल अगर देखेंगे तो यहां तो आपको मिरर इमेज नजर आएगा, लेकिन यहां पे मिरर इमेज नजर नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि दोनों कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। मिरर इमेज जो नहीं होते हैं उनको क्या बोलते हैं? डायास्टीरियोमर्स। तो यहां पर इन प्रोडक्ट के बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो इनेंशियोमर्स नहीं होगा। क्या रिलेशनशिप होगा? डायास्टीरियोमर्स। और इस तरीके के क्वेश्चंस हमें आगे भी मिलेंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम किया जाता है कि एक बड़ा सा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बनाते हैं और इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में जहां पर अटैक होगा वहां से लेट अस से कि दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं और ये दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे का मिरर इमेज हो सकता है, लेकिन ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल काफी बड़ा है। इससे आगे जो अल्काइल चेन लगा हुआ है, इस अल्काइल चेन में भी एक कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा और इस कायरल कार्बन पे रिएक्शन नहीं होगा, तो यहां पर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन का चेंज नहीं हो सकता है। तो टोटल मिला के जो दो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे ये कंप्लीट मिरर इमेज नहीं होंगे। कंप्लीट मिरर इमेज नहीं होंगे तो यहां पर रिलेशनशिप क्या जाएगा? डायास्टीरियोमर्स। लास्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? C2H2O4 साइक्लिक रिंग है 4 कार्बन एटम्स का, कोई पर्टिकुलर इसका स्ट्रक्चर होगा और इसकी रिएक्शन CH3MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर करवाते हैं तो 2 मोल CH4 यहां पर निकलता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपको क्या मिलेगा? CH3-। CH3- बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, बहुत अच्छा बेस है। सबसे पहले कौन सी रिएक्शन होगी? एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन कब हो सकता है? जब गिवन कंपाउंड में एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है। CH4 के कितने मोल मिल रहे हैं? 2। इसका मतलब गिवन कंपाउंड में 2 एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है और यहां पर बेसिकली प्रोटॉन या हाइड्रोजन एटम ही 2 प्रेजेंट है। तो ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन एटम किससे लगे होंगे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन से लगे होंगे। तो अभी इसको क्या बोल सकते हैं? एसिडिक प्रोटॉन। अब इसकी स्ट्रक्चर आपको बनानी है, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको सबसे पहले DU कैलकुलेट करना होगा। इसका DU कितना आएगा? 10 - 2 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4। इस कंपाउंड का DU होगा 4। अब हमें इस कंपाउंड का एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें 4 कार्बन एटम्स का साइक्लिक रिंग हो, 2 एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट हो और DU 4 हो। यहां पर हमें कार्बन एटम कितने दे रखे हैं? 4 ही दे रखे हैं। तो 4 कार्बन एटम का मैंने एक रिंग बना दिया, 2 एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब 2 OH मैंने यहां पे लगा दिए। अब बेसिकली आपको क्या करना है? 2 ऑक्सीजन और लगाना है और DU 4 मेंटेन करना है। एक DU तो यहां पर ऑलरेडी आ रखा है, तो 4 DU मेंटेन करने के लिए डबल बॉन्ड O लगा दिया, डबल बॉन्ड O लगा दिया। अभी भी DU कितना है? 3 है। तो इस कार्बन और कार्बन में एक पाई बॉन्ड बना दिया। इस पर्टिकुलर कंपाउंड का DU कितना है? 4 है, 2 एसिडिक प्रोटॉन है और ये इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला को मैच करता है। इसके अलावा आप कोशिश कर लेना इस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए और कोई स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगी। ओके।